हाँ, अग्निमंद के केस ज्यादा है जी। सिर्फ दीपन पाचन अनुलोमन के अभाव में बहुत बड़ी बीमारियां हैं। जैसे आप सुशील वाला केस देखेंगे जो कल परसों भेजा था, सिर्फ दीपन पाचन की कमी थी जी वहाँ पे, सिर्फ उसके अभाव में बहुत समस्याएं फील हुई। हालांकि उसको संप्राप्ति बनी थी 6 महीने पहले, बुखार आया था, उसके बाद से ये सिस्टम चल रहा है। 6 महीने से वो इस समस्या में चल रहा था कि अग्निमंद, आंव निकलना, मल बिखरा हुआ आना, आंखों में कमजोरी आ गई है और शरीर बिल्कुल दुबला पतला। 80% लोगों को केवल इससे ठीक किया जा सकता है, दीपन पाचन करके। और जब दीपन पाचन अच्छा नहीं है, फिर बड़ी बीमारियां भी, अगली 20% बड़ी बीमारियां भी यहीं से बनती है। जैसे धर्मपुर में उसकी अग्निमंद है। हाँ जी, उसमें आ रही है खट्टी डगर है, और इसमें अगर शाम में मंद है तो इसमें इसको लो बीपी टाइप की समस्या है। हाँ जी, हाँ जी, व्यक्ति के शरीर में ताकत ही नहीं रहेगी, उठ ही नहीं पाएगा वो। इसमें कोई एसिडिटी टाइप ये कुछ नहीं होगा जिसमें। अच्छा, पाँच में भी यही चीजें रहती हैं अगर क्षय होता है? हाँ बिल्कुल, क्षय में तीनों में ये चीजें रहेगी, तीनों में ही जी, वात पित्त कफ तीनों तीनों में में। यही चीजें रहेगी, हाँ जी, लो बीपी की समस्या है। हाँ, लो बीपी टाइप मतलब शरीर में ताकत ही नहीं है, बंदा उठ ही नहीं पा रहा है, अग्निमंद है, रस धातु बंद नहीं है, रक्त भी नहीं बन रहा है, तो सर्कुलेशन भी नहीं है। अच्छे सवाल किए हैं जी, इस तरह के सवाल आने चाहिए। और इसका जवाब लिखा वहाँ पे इसीलिए नहीं था क्योंकि ये अगर डिस्कस करके करेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। और किसी साथी का कोई सवाल जी, जैसे इन्होंने किए। विक्रम को भी अग्निमंद की समस्या थी जी, इन्होंने क्लास को पढ़ के, सीख के, अपनी समस्या को समझ के इन्होंने भी अपनी समस्या को ठीक कर लिया जी, दीपन पाचन करके। विक्रम, एक बार आप भी डिस्कस कर लो थोड़ा सा। जी गुरुजी, बिल्कुल, मतलब मैं 95% अच्छा फील कर रहा हूँ, जैसे ही दिनचर्या थी। लेकिन आयुर्वेद तो पहले भी फॉलो करते थे, लेकिन वही फॉर्मूला बेस्ड अच्छी चीजों को भी थोड़ा गलत तरीके से खा रहे थे। एक बार प्रॉपर बता दो क्या क्या समस्याएं थी। उगने लगती थी जी, कमर पे दर्द था, और मानसिक समस्या थी, जैसे दिमाग बहुत ज्यादा, मतलब चल घूम कह सकते हैं दिमाग का, कहीं कहीं चला गया, मतलब किसी ने कुछ कह दिया तो गुस्सा आ गया। लेकिन अब दिमाग भी ऐसा शांत रहता है, जैसे कोई बोलता भी है ना तो ऐसे ही, मतलब कोई गलत बोल रहा था ऐसे लगता है कुछ ये ऐसे ही, मतलब इसको इतनी सवाल बोलता है, तो दिमाग कंसंट्रेशन भी बटन आ रहा है, शांत भी अंदर मीटिंग को आ रहा है, और वो अच्छी लग रही है, और शरीर में एनर्जी रहेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी रहती है। ये भी बता दो क्या क्या गलती कर रहे थे, क्या क्या आपने ट्रीटमेंट लिया है। गलती जैसे पहले बुखार हो जाता था तो डायरेक्ट अमृता सिरप इस टाइप का, मतलब आयुर्वेद में भी फॉर्मूला बेस्ड ट्रीटमेंट करते थे। और एक मैं सुबह खाने के साथ लस्सी पीता था जी, या दही पीता था। कितनी पीते थे। एक लगभग 1 लीटर के आसपास की लस्सी, खाना खाई उसके साथ ही। और 1 घंटा बाद में कर दिया जी, ऐसे ही दूध जी, शाम को 1 लीटर दूध तो मैं गाय का पी रहा था, देसी गाय का पूरा, लेकिन वो मैं खाना खाता था उसके साथ पीता था। और अब उसको 2 घंटे बाद जैसे आपने ग्लास में डाल के घी डाल के, और एक खाना लेट खाते थे जी। और एक दूध को बिना गर्म किए पीते थे। ठंडा पीते थे। बस ये बदलाव किए थे कुछ, ये दवाइयाँ लेते थे कुछ बात सारे जो आपने की, तो तो इन्होंने अपनी समस्या को समझते हुए जी, क्लास लगाने के बाद अपनी समस्या को अच्छे से समझा, फिर उसमें चर्चा करी जी कि गलतियां क्या क्या चल रही है। जैसे कि खाने के साथ 1 लीटर लस्सी, या खाने के साथ 1 लीटर दूध। दूध गाय का था, अच्छा था, लेकिन फिर भी मात्रा ज़्यादा थी। और दूध को जैसे इनका मत था कि शाम को दूध निकाल लिया गाय का, तो जब ये खाना खाने के बाद पी रहे थे तो उसको गर्म नहीं कर रहे थे, वो ये सोचते थे कि गाय के दूध को गर्म करने की जरूरत नहीं है। तो चीज़ें ठीक थी, लेकिन उनको गलत तरीके से कर रहे थे।
फिर इन्होंने समस्याओं इनको समझा कि क्या क्या गलतियां हैं, अपनी दिनचर्या को ठीक किया, फिर अपना दीपन पाचन किया, फिर इन्होंने अनुवासन बस्ती ली, दीपन पाचन अनुलोमन करने के बाद अब ये पूरी तरह से 90% फिट है जी। तो आप लोगों ने भी ऐसे ही अपनी समस्याओं को, अपनी दिनचर्या को, अपने हेतुओं को ढूंढना है कि भाई गड़बड़ी क्या क्या कर रहे हैं, संप्राप्ति क्या चल रही है, और यही दूसरों में देखना है, इसी तरह से चिकित्सा करनी है। हाँ जी, हाँ जी। आपने बताया था दीपन पाचन के लिए मतलब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताया था। हाँ जी। तो तीनों दोषों के लिए है या फिर गुणों के हिसाब से देखना है? गुणों के हिसाब से देखना है, जिसके लिए आपने पुरानी वीडियो सुननी पड़ेगी। उसमें बताया है, वीडियो सुनोगे, कि वात के गुणों के हिसाब से क्या औषधियाँ देनी है, पित्त के गुणों के हिसाब से क्या दवाइयाँ देनी है, कफ के गुणों के हिसाब से क्या दवाइयाँ देनी है, वो पूरा डिटेल में सुनना पड़ेगा, वहाँ समझ आ जाएगा। सभी साथियों को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य आयुर्वेद में, जहाँ पे मिलती है आपको आयुर्वेद के शास्त्रों की शुद्ध जानकारी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पेज नंबर 437 पे पढ़ो, कफज जवर के लक्षण। इनमें से आपको क्या क्या सिम्टम है जी? ठीक है। और वैसे नॉर्मली कितने सिम्टम रहते हैं नॉर्मली जीवन में पिछले 2-4-5 साल से? फिर यही हम संप्राप्तियों में पढ़ रहे हैं, यही हम बुखार की संप्राप्ति में पढ़ रहे हैं जी। और जो ये ड्रामा चलाया गया पिछले 2-3 सालों में, उस समय जब ये चलाया गया, इनमें से कितने लक्षण थे जो लोगों में जो अभी पढ़ रहे हैं?
जिन्होंने भी उस समय ढंग से आयुर्वेद पढ़ा हुआ था ना जी, या जिनको आयुर्वेद की समझ थी, वो सभी लोग इस चीज़ को बोल रहे थे जो ये शास्त्र बोल रहा है कि भाई इस समय वसंत ऋतु है और वसंत ऋतु में ऐसा होना स्वाभाविक है। हॉस्पिटल की तरफ ना भागो, जो हॉस्पिटल में जाएगा वही मरेगा, और वही सब चीज़ें घटित हुई जी उस समय पे। अब जिन्होंने ना आयुर्वेद को माना, ना किसी अच्छे लोगों की सलाह ली, ना उनका कहना मानना, तो वो सब लोग ही इन चीज़ों में फंसे जी। तो अभी 6 ऋतुओं को समझने के बाद आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कोई भी षड्यंत्र किस किस ऋतु में चलाया जा सकता है, क्योंकि वसंत ऋतु में आप लोगों ने देख लिया है कि ये चीज़ें होना स्वाभाविक है। ये सब समस्याएं वसंत ऋतु में भी होती है क्योंकि कफ का प्रकोप है जी। तो ये सब चीज़ें वसंत ऋतु में होना स्वाभाविक है। और वर्षा ऋतु में भी बीमारियों का दौर होता है, वहाँ पे भी कोई ना कोई षड्यंत्र रचा जा सकता है। और शरद ऋतु में भी बीमारियों का समय होता है, वहाँ भी कोई ना कोई षड्यंत्र रचा जा सकता है। तो ये 3 ऋतुएं ऐसी हैं जहाँ पे उस समय के प्रकोप को महामारी का नाम दिया जा सकता है। तो इसलिए अगर हमें ऋतुचर्या की अच्छे से समझ होगी और हमें ये समझ होगी कि बड़ी बीमारियां कैसे बनती है, किस तरह से बनती है, तो हम अपने आप को और अपने समाज को इन सब षड्यंत्रों से बचा सकते हैं, खासकर जो बचना चाहते हैं उनको। मुझे इस टाइम में काम हुआ था, जैसे ऑक्सीजन की कमी करती हुई थी कुछ इंसानों के अंदर, वो मतलब क्यों हुई थी? फिर वो भी पढ़ाया था। रेशम जी बताओ क्या कारण रहा था, उसमें पढ़ाया तो था कुछ दिन पहले। काश अध्याय से पढ़ाया था जी, श्वास अध्याय से। कफज बिल्कुल जी। सांस बाहर नहीं जा रही थी, वो पता है सांस ले रहे थे तो सांस में से घूम के अंदर ही जा रही थी, तो ऑक्सीजन की सप्लाई होने लगी इसलिए। वो श्वास अध्याय में लिखा हुआ है जी, आप सब पढ़ सकते हो। विक्रम जी फिर आप शायद उस दिन क्लास में ना हो। होता क्या है कि वसंत ऋतु में शरीर में कफ प्रकोप रहता है, और कफ प्रकोप है तो अगर थोड़ा है कफ का प्रकोप तो आप समनौषधियों के द्वारा ठीक कर दो, अधिक है तो उसको वमन के द्वारा ठीक कर दो। और वसंत ऋतु में कफ प्रकोप है, वहाँ पे अगर एलोपैथी दवाई लोगे, या जिन लोगों ने एलोपैथी ट्रीटमेंट लिया, तो उससे कफ ऐसा तो है नहीं कि जिस तरह से तुलसी है, दालचीनी है या वासा है कफ को पतला करके निकालती है, वैसे तो निकला नहीं। एलोपैथी दवाई ने कफ को अंदर जमाने का काम किया। जब कफ अंदर जमा तो फिर श्वास बाहर आने में और जाने में इसलिए समस्याएं बढ़ी वहाँ पे। उन्हीं लोगों को ये ज़्यादा समस्याएं बनी जो हॉस्पिटल गए, घर में किसी को नहीं बनी। और जिन्होंने एलोपैथी ट्रीटमेंट लिया उन्हीं को ये समस्याएं बनी थी। विक्रम जी मेरे को ऐसा लगता है जैसे मैंने ऊर्जा विज्ञान भी पढ़ा और मैंने ऑक्सीजन भी लगाई कुछ पेशेंटों को, मैं डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ, कि मतलब जो बीमारी है ना, मान लो कफ दोष है, अगर उसको महंगा माहौल बना दिया जाए ना, बैठ जाए उस पेशेंट के अंदर, तो वो बीमारी की ऊर्जा विज्ञान ये कहता है 5 से 7 गुना ज़्यादा असर दिखाएगी अपना। मतलब अगर उसके बीमारी के प्रति पेशेंट के अंदर भय है, अगर वो मतलब निश्चित है कि ये कुछ नहीं है, तो मतलब वो उतना असर नहीं दिखाएंगे। जैसे एक देसी गाय है, उसका दूध हम 3 बच्चों को पिलाए, एक को तो पीतल के लोटे में पिलाए थी, एक को स्टील के गिलास में और एक को प्लास्टिक के भोजन में। वो दूध तो देसी गाय का, लेकिन तीनों के शरीर पर ऊर्जा विज्ञान ये कहता अलग अलग प्रभाव होगा जिसका। तो ऐसा ही कुछ था, लोगों के अंदर डर का माहौल था मेरे हिसाब से उस टाइम। कोरोना ऐसे मतलब जो भी बढ़ाया गया था, आपको पता है जनरलों ने, मतलब इसे तो अपने आसपास लगभग किसी ने वैक्सीन नहीं ली, इतना समझाया गया, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है वो डर के माहौल के कारण ज़्यादा था, दोष बिगड़ने के कारण शायद जी कम हो गया। इसमें तीनों ही पॉइंट आ गए।
कोई बोल रहा है जी? इसमें तीनों ही पॉइंट आ गए। जैसे एक आपने बर्तन के महत्व का बोला, वो भी ठीक है। दूसरा आपने जैसे बोला कि अगर कोई व्यक्ति अपनी बीमारी को बीमारी समझेगा ना जी, और वो समझेगा कि मैं भयंकर डर का माहौल है अगर अपनी बीमारी के प्रति, तो उसको ठीक होने में भी बहुत समय लगेगा। और जब तक अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी नहीं बनेगी ना, अब बंदा बीमार कितना ही हो, चाहे कैंसर भी हो, लेकिन अंदर एक पॉजिटिव है, नहीं मेरे को समस्या तो है, बस मैं इसको बीमारी ना मानकर मैंने और ज़्यादा अच्छा होना इसलिए मैं चिकित्सा ले रहा हूँ, तो वो जल्दी रिकवर होता है, उसका तो फ़र्क है ही जी। लेकिन मेन तो तभी है ना कि जब अंदर कोई संप्राप्ति बन रही है। संप्राप्ति तभी बन रही थी कि वहाँ पे ज़्यादातर उन्हीं लोगों को समस्या थी, कफ प्रकोप का समय था, जो एलोपैथी ट्रीटमेंट ले रहे थे उन्हीं को ये समस्याएं ज़्यादा फील हो रही थी। हाँ जी बिल्कुल। डर का माहौल तो जी आप हर बीमारी में देखेंगे। अगर व्यक्ति अपने आप को कमज़ोर मान लेगा तो फिर वो कैसे निकल पाएगा जी? हाँ जी बिल्कुल। नहीं, जैसे एक टैबलेट होती है जो वो गाय के दूध से बनती है, मतलब वो किसी भी बीमारी की टैबलेट नहीं होती थी, हैं? लेकिन अगर वो किसी पेशेंट को देकर पॉजिटिव कर दिया जाए ना कि अगर आप ये मतलब इतनी अच्छी औषधि है, इससे आप ठीक हो जाओगे, वो उसको लेने के बाद एक हफ्ता बाद मतलब अच्छा फील करता है। अब वो तो उसके बिल्कुल किसी बीमारी की नहीं है, इसलिए बिल्कुल वो मन का बहुत ज़्यादा महत्व है इस हिसाब से, किसी भी बीमारी के बिल, कैंसर हो। बिल्कुल जी बिल्कुल। हर बीमारी में मानसिक स्थिति का, अगर आपने हार मान ली है ना जी कि भाई मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा, मैंने तो इतनी दवाइयाँ खा ली, ये कर लिया वो कर लिया, फिर आप चाहे उसको कितनी ही अच्छी दवाइयाँ दे लो, कितने बड़े से बड़े वैद्य से दिला लो, तो वो ठीक नहीं होगा। और अगर व्यक्ति के अंदर ये आ गया है कि हाँ नहीं मुझे ठीक होना है, ये समस्या तो है लेकिन और अच्छा होना है, तो वो ठीक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सब पॉजिटिव माइंड काम करता है। अगर हमने जो भी सोचा वो कमांड करता है, सब पॉजिटिव माइंड। बिल्कुल जी, ठीक बोल रहे हो। जैसे जी अब आपसे हम 10-12 ही मान लो आप होंगे जो स्टूडेंट आपसे क्लास ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस फील्ड में हमारी उम्र लगी हुई थी पहले से सबकी ही, मतलब इस फील्ड में रुचि थी, इसीलिए ही ये एनर्जी ने मतलब आप तक पहुंचा सुन रहे हैं, वैसे और नहीं सुन रहा कोई, तो ये ऊर्जा विज्ञान ये होता है जी, मतलब जिस फील्ड में हम अपनी एनर्जी डालते हैं ना, तो उस फील्ड में हम आगे बढ़ते जाते हैं, अगर वो हमारा मन सही है तो। लेकिन अगर वैसे ही मतलब ध्यान नहीं देंगे ऐसे, मतलब या गलत काम करेंगे तो वो काम होती है, फिर उसका नतीजा भी गलत होता है। ये ऊर्जा विज्ञान कहता है जी, मतलब बहुत ही से अलग है जी, थोड़ा आयुर्वेद से। ठीक है, इसमें एक ये भी है कि देखो जी, 2-3 तरह के लोग हैं, 3 कैटेगरी के लोग हैं। एक कि जिनको खुद एक अच्छी समझ होती है, वो मतलब ऐसे माहौल में या ऐसे लोगों के संपर्क में या ऐसे विचारों के संपर्क में रहे हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों को देखोगे तो आप सभी ने राजीव दीक्षित को सुन के ही फिर आप उसी अनुसार आगे बढ़े हो अपने जीवन में। मैक्सिमम लोग इसमें ऐसे ही मिलेंगे जी। कुछ लोग हैं जो अपनी समस्याओं से फिर आयुर्वेद की तरफ आए हैं, और तो एक वो विचार है कि आपने, अब युवावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जी कि यहाँ पे व्यक्ति कोई ना कोई मार्ग ढूंढता है, वो उसको भक्ति का मिले, वो उसको क्रांतिकारी विचार मिले, या उसको वो गलत मार्ग के विचार मिले। युवावस्था एक ऐसी अवस्था है कि जहाँ पे व्यक्ति अपने को किसी ना किसी संगठन के साथ जोड़ना चाहता है, चाहे वो भगत सिंह या राजीव दीक्षित की विचारधारा है, चाहे वो भक्ति की है, चाहे फिर वो गलत विचारधारा है, तो किसी ना किसी एक में तो जाएगा ही जी, क्योंकि ये समय एक ऐसा होता है। और इस समय फिर उसको जो लाइन मिल जाएगी वो उसमें ही अपना संपूर्ण एफर्ट लगाता है जी। अब आप लोग अच्छी लाइन में एफर्ट लगाने की कोशिश में हो, जिनको इसकी समझ नहीं है, गलत लाइन में है, तो वो गलत लाइन में ही अपना पूरा एफर्ट लगा रही है जी। जो भक्ति लाइन में वो भक्ति में लगा रहे हैं। तो यहाँ पे युवावस्था में एक विकल्प चाहिए जी, वो डिपेंड करता है कि उसको कैसा विकल्प मिल रहा है। अच्छा मिल रहा है तो अच्छे में अपनी पूरी ऊर्जा लगाएगा, गलत मिल रहा है तो गलत में लगाएगा।
दिमाग की बात ऐसा नहीं है, पेशेंट था मेरे पास, लेडीज थी वो, तो वो जो सपने में सोचती थी ना, तो वो उसके साथ होता था, जैसे उनको ओवर ब्रीदिंग की दिक्कत थी, तो उन्होंने सोचा था कि अभी मेरा ब्रीदिंग स्टार्ट होने वाला है, मुझे जितने दिन तक ब्रीदिंग थी तो सेम टू सेम इतने दिन तक ही रहती थी, इतनी मुझे ज़्यादा रहेगी। अगर उसने सोच लिया कि अभी मुझे टाइफाइड बुखार है, तो एक्चुअली सही में वो तो उसके दिमाग की बात थी, तो उसने उनकी जो दिमाग की सोचने की शक्ति थी वो पॉजिटिव थी कि नेगेटिव थी? ठीक है, ये हाँ, एक तो ये हो गया जी, जैसे आपने बताया। इसमें क्या है कि व्यक्ति कई बार दवाइयाँ इतनी खा लेता है जी, उसकी समस्या इतने लंबे समय से चल रही होती है, तो वो अंदर से हार मान लेता है जी। बहुत पैसा लगा लिया है, बहुत लोग वैद्यों को उसने दिखा लिया है, बहुत दवाइयाँ खा ली है, फिर वो अंदर से एक हार मान लेता है कि जी नहीं, मैंने तो इतना कर लिया है, मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा। जैसे कि परसों हमारे पास एक लेडीज आई, उनको एक समस्या है कि झटके आना, दौरे आना जी, इस तरह की समस्या है। अब उसकी समस्या में पहले क्या था, 2 महीने में दौरे आ रहे थे उनको, अब उनको 15 दिन में 7 दिन पे दौरे आ रहे हैं। वो बोलती हैं, जब हमारे पास आए, वो बोले जी मैं ठीक हो जाऊंगी, तो हमने बोला हो जाओगी जी ठीक। वो बोले ऐसा तो सभी बोलते हैं, मैं तो जब ठीक हो जाऊंगी तब मानूंगी जी ठीक हो जाऊंगी। तो उन्होंने इतनी दवाइयाँ खा ली है, इतना पैसा लगा लिया है, इतने डॉक्टरों को यहाँ वहाँ सब जगह दिखा लिया है। अब मैंने उनको आराम से समझाया कि जी आपको 2 महीने में दौरे आ रहे थे, अब 15 दिन पे क्यों आ गए, किसी ने आपको बताया? 7 दिन पे क्यों आ गए, किसी ने आपको बताया? आपको सबने केवल दवाइयाँ देने का काम करी। अब हर रोज़ भी आएंगे तो क्यों आएंगे, किसी ने बताया? तो उसके जब हमने बैठ के पूरी संप्राप्ति देखी कि जी आप शाम का खाना किस टाइम खाते हो, वो खाने में क्या लेते हो, और तो उनके निकल के आए जी, वो 8:30 बजे रात का खाना खाते हैं और खाने के साथ दूध लेते हैं, और दूध में भी फ्रिज का दूध लेते हैं जी। वो खाने के साथ फ्रिज के दूध के बिना खाना ही नहीं खा पाते जी। अब शरीर में वात बढ़ा है, खाने के साथ दूध ले रहे हैं, फिर फ्रिज का ले रहे हैं, तो ये संप्राप्ति तो जल्दी ही बननी है जी। फिर देखा कि सुबह भी वो दूध के साथ ही रोटी खाते हैं जी। गांव में रहते हैं, ज़्यादातर लोग चाय के साथ खाते हैं, लेकिन वो दूध के साथ खाते हैं, और वो पानी भी फ्रिज का ही पीते हैं जी, उसके बिना प्यास नहीं बुझती है। अब एक व्यक्ति जिनका वात का शरीर है, वात की संप्राप्ति बन रही है, और ये उसका आहार विहार है, तो फिर उसमें, और वो दूध इस तरह से पीते हैं, चिकनाई वो खाते ही नहीं है जी, तो कैसे ठीक होंगे? जैसे अगर आपने गुणों के आधार पे समझाए तो जो हृदय रोग में नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली आना स्वाभाविक है, और बाद में ऐसे पेशेंटों का मरने का डर है, वो सुसाइड भी सोचते हैं। बिल्कुल, वो ये देखते हैं। हाँ जी, आप बीच में चिकनाई का बोलो, चिकनाई नहीं खा रहे, तो ये जो दूध पी रहे हैं ये चिकनाई नहीं है? ये तो चिकनाई, ये तो फ्रिज का दूध चिकनाई में कहाँ आएगा जी? चिकनाई तो वो हुई ना, जैसे आपके पास दूध है, उस दूध को गर्म करके पीना बहुत ज़रूरी है जी। जैसे विक्रम था, अब ये विक्रम गाय का ही दूध पी रहा था जी, कोई फ्रिज में नहीं रख रहा था, कुछ नहीं पी रहा था, लेकिन ठंडा पी रहा था, उसके कारण अग्निमंद की समस्या इनको बनते चले जा रही थी। एक तो खाने के साथ ले रहा था, ऊपर से 1 लीटर पी रहे थे, और ऊपर से फिर वो बिना गर्म किए ही पी रहे थे। दूध तो अच्छा था, गाय का था, घर की गाय का था, लेकिन गर्म किए बिना। जब आप दूध को गर्म करके फिर पीते हैं, या खाने में आप छौंक लगा के खाते हैं, तो ये दोनों ही संस्कारित हो जाते हैं और पचने में हल्के हो जाते हैं। अब वो फ्रिज से निकाल के खाने के साथ दूध ले रही है, तो वो चिकनाई में कहाँ गया जी? उसमें तो शीत गुण है, वात का शरीर है, वात की समस्या है, तो और जकड़ देगा जी वो उसको। आज इसमें ऐसा जी, आप कच्चे दूध को मत के देखना, उसमें कुछ नहीं निकलेगा, अनाज नहीं निकलेगा, मक्खन कुछ नहीं निकलेगा, गर्म करोगे तभी इसमें से वो निकलेगा। हाँ, सिंपल जवाब बोलो। नहीं, तो जैसे हम दूध को बॉईल करते हैं, ठंडा हो गया, फिर हमने उसको फ्रिज में रखा, तो वो जो फ्रिज में से कई बार, अब जैसे गर्मी का मौसम है तो लोग पीते हैं, उस एकदम से दूध निकालना और फिर ठंडा ठंडा ही पी लें,
इस मौसम में ठीक लगता है उनको, तो फिर ये चिकनाई नहीं हुई एक तरीके ना से, जी फिर बिल्कुल। गर्म करके ही पीना पड़ेगा हमारा। अब आप बात सुनो जी, हमारे घर में फ्रिज नहीं है जी, और छोटा बच्चा भी है जी, 2 साल 2.5 साल का, और फ्रिज नहीं है, और ना दूध को फ्रिज में रखते हैं, और दूध खराब भी नहीं होता है जी, एक दिन भी खराब नहीं होता है जी। फ्रिज में अगर रख लिया, मेरे में खाना नहीं रखा जाता फ्रिज में, हाँ अगर फ्रिज में रख लिया तो फिर, हाँ फ्रिज में रख लिया तो मतलब फिर उसमें तो वो सारी CFC गैसें जो राजीव भाई बताते हैं सभी आ गई जी उसमें, और वो पीने लायक तो रहा नहीं। हम ऐसा करते हैं जी, सुबह दूध आता है गाय का, उसको गर्म करते हैं, फिर उसको पूरे दिन पंखा या जहाँ कूलर चल रहा है उसके सामने रख देते हैं, तो पूरे दिन उसके ऊपर बहुत अच्छी मोटी मलाई आती है जी, और दूध क्या है ख़राब नहीं होता है। तो फ्रिज से बाहर रखो, अगर आप कूलर या पंखे के आगे सामने रखोगे तो ख़राब नहीं होगा जी। तो अब वात का शरीर था, वात की समस्या थी, एक तो खाने के साथ ही दूध गलत हो गया जी, और फिर फ्रिज का चिल्ड दूध तो वो अग्निमंद करेगा ही जी। जैसे विक्रम तो सिर्फ गाय का शाम को निकाला और उसको ही पी रहा था जी, ये कोई फ्रिज का भी नहीं रख रहा था, फिर भी अग्निमंद हो रही थी। तो ये है जी, जब आप दूध को गर्म करेंगे या खाने को आप छोंक लगाओगे तो वो संस्कारित हो जाता है, फिर समस्या नहीं पैदा करेगा। अब उसकी संप्राप्ति इतनी जल्दी क्यों बन रही थी, ये कारण थे जी, किसी ने भी उनके लाइफस्टाइल को ठीक नहीं कराया जी। तो हमने ये समझाया कि आप अगर यहाँ से दवाइयाँ खाओगे तो कुछ नहीं होने वाला है, पहले इन चीज़ों को ठीक करोगे, इससे आपकी संप्राप्ति भंग होगी, फिर जाके ट्रीटमेंट का नंबर आएगा। ये तो बात होगी जी कि जो व्यक्ति बीमार है उसके अंदर इस तरह की नेगेटिव एनर्जी रहती है जी, क्योंकि वो परेशान इतना हो चुका है, दवाइयाँ इतनी खा चुका है, फिर उसको सपने भी उसी तरह के आते हैं जी। सपने ऐसे ही आएंगे जिसमें उनको ये दिखेगा कि मेरे साथ अनहोनी होने वाली है, मैं ठीक नहीं होऊंगा, अब कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो उसको इसी तरह के सपने आएंगे, जिस माहौल में, जिस डर में, जिस भय और चिंता में वो चल रहे हैं। ये तो बात हो गई इनकी। और फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो संयमी होते हैं जी, जिनके अंदर पूरा संयम होता है, स्वस्थ होते हैं, संयम होता है पूरा, मतलब एक तरह से सन्यासी की तरह। तो उन लोगों में, जो ऋषियों की तरह, उन लोगों में दूरदर्शिता होती है, तो उनको ऐसे स्वप्न आते हैं जो मतलब होते ही हैं जी वो पूरे। बहुत से केस में ऐसे भी व्यक्तित्व हमने देखे हैं कि भाई उन जैसे ज्योतिष वाले बताते हैं ना, आयुर्वेद में ज्योतिष वाले, तो उन्होंने जो बताया आगे चीज़ें उसी के अनुसार भी घटती है। ये आ गया जी उन लोगों के लिए जो सन्यासी है, ऋषि है, ब्रह्मचारी है, मतलब वो आगे की देख लेते हैं। गुरुजी जैसे मतलब हम 2 पौधे लगाए, एक तो मान लो आप आपके घर पे लगाओ और एक लगाओ कहीं थोड़ा सा दूर, मतलब मान लो आपका दूसरा कोई प्लॉट वगैरह खाली हो, और दोनों को सेम पानी दो जी। मान लो रोज मान लो 1 लीटर पानी डालते हो तो 1 लीटर, गाय के गोबर की खाद डालते हो तो दोनों में मान लो 1-1 kg ही। लेकिन एक पौधे के पास जाकर आप मतलब कुछ पॉजिटिव बोलना या मतलब मान लो नमस्कार भी करना एक पौधे को, और एक पौधे के पास जाकर आप अपशब्द बोलना, 1 महीने बाद दोनों सेम हाइट के पौधे लगाना, देखना जिसके पास जाकर आप अच्छा बोल रहे हो ना उसकी हाइट ज्यादा होगी, जिसके पास जाकर आप शब्द बोल रहे हो ना उसकी कम होगी, जबकि खाद या पानी हमने बराबर दिया है। ये ऊर्जा विज्ञान होता है गुरु जी। और एक जैसे मेरी माता जी है, उनको पहले ही पता चल जाता, नेगेटिव तो नहीं पॉजिटिव भी, जैसे ही मतलब वो बता देते सुबह आज मेरे सपना आया कि उनके घर में बच्चा होगा, लड़की होगी या लड़का, और वो वैसे ही होता जी। मतलब वो ऐसे सबकी तो नहीं बताती, लेकिन जिसका सपना था उसकी बता देते हैं जी वो। मतलब कुछ व्यक्ति तो, हाँ हमने भी देखे हैं जी, कुछ व्यक्ति तो ऐसा नहीं कि वो किसी की भविष्यवाणी करते हैं, कुछ व्यक्तित्व है जो मतलब आयुर्वेद पे काम कर रहे हैं, और वो मतलब आभास कर लेते हैं कि भाई अब आगे अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है, उनको थोड़ा पहले आभास हो जाता है इन चीज़ों का। ये नहीं है कि वो भविष्य करता है या भविष्यवाणी करते हैं, उनको आभास हो जाता है कि जी ऐसे ऐसे होने वाला है या ऐसे होगा। ऊर्जा विज्ञान में पानी का भी बहुत महत्व है। आप पानी को रोज बोलिए कि आप उसके गुणों की
पानी से बहुत सारी समस्या ठीक होने लग जाएगी। वो तो बात वहीं आ गई है ना जी कि आपने खाना खाना है, आप खाना खाओगे, खाने में मगन होके, खाने को नमस्कार करके, खाने के प्रति भाव अच्छा पैदा करके और पूरी पॉजिटिव एनर्जी से खाने को अमृत समझ के खाओगे तो वो खाना आपको अलग तरह का लगेगा जी। एक जल्दबाजी में, भाग दौड़ में, ध्यान कहीं टीवी पे कुछ और चल रहा है, आप खाना खा रहे हो, तो इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है ना जी। हाँ जी बिल्कुल जी। और गुरु जी गुरबाणी में इनको देवता कहा गया है। एक गुरु नानक देव जी की गुरबाणी है आशा जी की वार, उसमें इनको पांचों का ही जिक्र किया गया है। अन्न देवता मतलब देवता उसको बोलते हैं जो देने वाला है। अभी हम भोजन खाते हैं वो हमें क्या देता है? ऊर्जा देता है, शक्ति देता है, तो जिससे हम कार्य करने की समर्था रखते हैं, जीवने शक्ति देता है। तो उसमें बोला है अन्न देवता, पानी देवता, संकर माने आग में संकर देवता, लूण को भी देवता बोला है, और पंचमा पायाकृत घी को भी देवता बोला है। ता होगा पाप कभी। अगर चार चीजों में एक घी मिल जाए तो वो पवित्र विधि हो जाती है। क्योंकि ये सब आपके जीवन को पोषण देने वाले हैं, आपको जीवन देने वाले हैं। हाँ जी, तो बहुत अच्छे से बता रखा है कि ये पांचों देवता है और इनको नमस्कार करो, कदर करो और इनका बचाव करो। पानी का जैसे हम यूज करते हैं, कैसे काम करता है इस साइंस में? नीलम है वो देकर दो। एक मिनट पहले वाले पॉइंट पे डिस्कस कर ले। हमने दो तरह के व्यक्तित्व की बात करी। एक व्यक्तित्व वो जो बहुत लंबे समय से बीमारियों में फंसा है, उसको जो डर माहौल उसके अंदर रहेगा, उसी को उसी तरह के सपने आएंगे और वो दूसरे को शेयर करेगा तो वो यही समझेगा कि जी इसको क्या है, बीमार है, ये ठीक हो नहीं रहा है, इसको इस तरह के सपने आने स्वाभाविक है। एक फिर हमने दूसरे व्यक्तित्व की बात करी कि जिनको सही होने वाला, गलत होने वाला का आभास हो जाता है कि जी अब क्या होगा। अब मान लो कई बार वो व्यक्ति दूसरे से चर्चा भी कर लेता है, जैसे इन्होंने बताया विक्रम जी ने, वो दूसरे से चर्चा कर लेता है कि जी मुझे ये आभास हुआ कि यहाँ पे ऐसा होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, और वो चीज़ें सही हो जाती हैं। कई लोग फिर उनको भी कि ये तो बस वैसे ही दिमाग से बोलते रहते हैं, मतलब इनके अंदर ऐसा चल रहा है। इन दोनों में फ़र्क है जी। एक व्यक्तित्व के अंदर डर का माहौल है और दूसरे व्यक्तित्व के अंदर ऐसा है कि कुछ लोग जो पवित्र होते हैं और जो इनके अंदर ऐसी दूरदर्शी होती है कि उनको पहले आभास हो जाता है कि आने वाले समय में गलत होगा कि सही होगा, और वो सही वैसे ही घटित होता है जैसे वो बताते हैं। ऐसा है तो गुरु जी एक बात तो है, मतलब जो कुछ भी है वो पहले से निश्चित है गुरु जी। अगर आप देखें तो किसी को अगर हम कुछ आगे का देख रहे हैं तो इसका मतलब परमात्मा ने वो पहले से निश्चित तो कर रखा है। देखो हर व्यक्ति के अंदर तो ये नहीं है जी, सिर्फ कुछ लोगों के अंदर, और खासकर जब से हमने एक जानकार है जो आयुर्वेद में मतलब ज्योतिष का काम करते हैं जी, वो ऐसे भी नहीं कि हर किसी को बताते हैं, मतलब जैसे जो हम जब हम उनके संपर्क में रहे, उनसे कुछ पढ़ा, उनसे सीखा, तो उनसे भी हमें भी ये सीखने को मिला। उन्होंने कुछ बताया कि उनको आभास हो जाता है जी कि अब ऐसा होगा, और वो कई बार डिस्कस भी हर चीज़ डिस्कस नहीं कर लेते, कई बार डिस्कस कर लेते हैं और वो वैसे ही होता है जी जैसा वो बताते हैं। और वो कोई बीमार नहीं है, स्वस्थ है, पूरी तरह से संयमित व्यक्ति है, पूरा आयुर्वेद को पढ़ने वाले, मतलब अंदर आत्मा में पवित्रता से काम करने वाले व्यक्तित्व है। तो ये है पॉइंट जी कि दोनों तरह के व्यक्ति, एक को डर के माहौल में, एक जो आगे की, जैसे कि पुराने टाइम में ये ऋषि थे, सन्यासी थे, ये भी तो आगे की बता देते थे जी। एक जी जैसे जैविक खेती करते हैं, हम भी करते हैं, अपने आप लोग सभी करते हैं, तो आयुर्वेद का पालन करते हैं। तो ऐसे हम मान लो 1 एकड़ में मान लो कुछ भी लगा लो, बाजरा लगा लिया देसी, अगर उसमें कोई बीमारी आ गई, कोई कीट आ गया, मान लो अमेरिकन सुंडी आती है जैसे, तो आप खेत में जाकर जो पंच तत्व है, जैसे हम बोलते हैं भगवान, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर जी और मतलब धरती माता से जाकर अगर प्रार्थना कर लेना कि ऐसे ऐसे ये कीट है, ये यहाँ से चला जाए, सुबह से हम अग्निहोत्र के टाइम, मान लो सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय, तो कुछ टाइम बाद क्या होता है जी, वो कीट मतलब उस पर स्प्रे करने की छिड़कने की जरूरत नहीं पड़ती,
काफी हद तक ऐसा होता है कि अगर आपका पॉजिटिव माइंड से कर रहे हो तो वो कीट अपने आप चला जाता है जी, मतलब आपकी फसल में से। और एक जैसे पोलिनेशन के लिए ये आप जानते हो जी, वो बेल्जी भाई के नाम से है, मतलब एक साइंटिस्ट मान लो आप, आयुर्वेद पर काम करते हैं, उन्होंने बताया कि मधुमक्खियों को आकर्षित करना 3 दिन तक पोलिनेशन के लिए मधुमक्खियों से प्रार्थना करने पर ऐसा मैंने देखा है कि मतलब हजारों की संख्या में मधुमक्खियां अपने पौधों पर फूलों पर आ जाती है, मतलब पोलिनेशन का काम करने। तो जबकि जैसे लोग स्प्रे करते हैं बोरोन वगैरह का केमिकल का, वो नहीं करना पड़ता जी। तो ये ऊर्जा विज्ञान का वो अगर आयुर्वेद को दोनों को जोड़ दिया जाए ना जी, तो मेरे को लगता है दुनिया में इससे ऊपर कुछ नहीं होगा जी। अच्छी बात है जी, बहुत अच्छा बोल रहे हो जी। ऊर्जा का फर्क है, सब विचार का ही खेल है जी। जितने अंदर पवित्र विचार, जितना बड़ा दृढ़ संकल्प, उसी के हिसाब से परिणाम जी। अब प्रवीण, हाँ जी, आगे हमने भोग लगवाते हैं, खाने को भोग लगवाया जाता है, वो इसीलिए लगाया जाता है तो उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है। आप देखोगे अगर कहीं पे कोई भंडारा वगैरह हो रहा है, उसके खाने का जो टेस्ट होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। हम घर में वैसा खाना नहीं बना सकते जैसे हम उसमें बनाते हैं। नवरात्रों के दिन में जब 7 या 8 दिन में हम लोग खाना बनाते हैं, वो खाना हम पूरा साल में बनाएंगे ना, वो हलवा तो वो टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि हम जब कर लेते हैं तो वो चीज़ वहाँ से कुछ चले तभी चले। रखी जाती है, तो उसके अंदर वो एनर्जी आ जाती है। बिल्कुल जी। एक डिफरेंस ये भी करके देखना, जैसे आपने बहुत अच्छा बोला कि हम भंडारे में या कहीं पे भी खाते हैं, टेस्ट अलग है भाई। जब हम अपना भोजन कर रहे हैं ना जी, उसमें भी बिल्कुल उसी तरह से अगर हम सेम प्रोसेस से करना शुरू करेंगे तो कुछ दिन बाद वही भावना आ जाएगी खाने में। एक बात और दूसरी देखिए, आप भोजन का जितना सम्मान करोगे ना, वो उतना ही अच्छा रहेगा। बिल्कुल जी, वो उतना ही तृप्त करेगा। हाँ जी, हाँ जी, जूते पहन के या चप्पल पहन के भोजन ही खाना चाहिए। जैसे आज की रात में वो है दुनिया टेबल पे बैठती है, जूते चप्पल पहने होते हैं। अगर आप भोजन के सम्मान में पहले जूते उतारो, फिर उसको नमस्कार करोगे तो उतना ही आनंद आएगा जितना आपको किसी लंगर पे जाते हैं। बिल्कुल जी। ऐसे ही आयुर्वेद में जैसे गर्भ विज्ञान के बारे में ऐसा बुलाया गया है कि भाई ब्रह्मांड में बहुत सी आत्माएं होती हैं, उनमें से कोई एक आत्मा अपने गर्भ में आनी होती है, और वो आती भी है जी। अब जिस हिसाब की हमारी तैयारी होगी, जैसा हमारा उसमें भाव है, जिस भाव से हम प्लानिंग कर रहे हैं, और जितना हमारे अंदर एक दिव्यात्मा के लिए तड़फ है, और दिमाग में शरीर के अंग उसी तरफ उसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए मतलब दिन रात तड़फ रहे हैं। जैसे कि उसमें ऐसे कहा गया है कि भाई आपके घर में कोई फंक्शन है और आप किसी सज्जन व्यक्ति को बुलाओगे तो वो बिना बुलाए तो आएगा नहीं, आप उसको आग्रह करोगे, उसको आप निमंत्रण दोगे तभी वो आएगा। ऐसे ही जब गर्भाधान के लिए संभोग किया जाता है तो उसमें आयुर्वेद में एक गर्भाधान मंत्र आता है, तो उसका भी यही महत्व है कि हे उसमें मन में ऐसा भाव रहना चाहिए यज्ञ के समान कि उसका यही मंत्र, निष्कर्ष जब आप मंत्र को पढ़ोगे कि हमारे घर में एक दिव्यात्मा की प्राप्ति हो, उस इतनी भावना रखते हुए वो संभोग करना है ताकि एक अपने गर्भ में एक दिव्यात्मा ही आए। जिस चीज़ के प्रति जितनी भाव, जितनी श्रद्धा, जितनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम जिस काम को करेंगे उतना ही उसमें परिणाम आता है। और अगर किसी को समझ ही नहीं है, मन ही नहीं है, शुक्र और आर्तों में ताकत ही नहीं है, संभोग करने की इच्छा ही नहीं है, फिर भी अचानक से एक्सीडेंटली हो गया और गर्भ ठहर गया है, तो फिर आप देखो कि वो बच्चा कैसा बनेगा। जैसे विक्रम जी बोल रहे थे कि एक पौधे के पास आप ओम का उच्चारण करो, पॉजिटिव एनर्जी रखो, सेम खाद पानी दोनों पौधों को दो और ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। वही ज़मीन आसमान का फ़र्क उस संतान में भी होगा जिसके लिए पहले से बहुत सी तैयारियां कर रखी होगी।
इसका उदाहरण हमारे पास भगत सिंह जी भी थे, जैसे मतलब उनके चाचा जी बोलते हैं मतलब स्वामी विवेकानंद से बहुत ही प्रभावित थे, उनके विचारों पर चलते थे। तो ऐसे ही उनके घर में भगत सिंह पैदा हुआ क्रांतिकारी, ऐसे ही नहीं हो जाते थे मतलब किसी के भी घर में। इसका मतलब ये ऊर्जा विज्ञान का एक कारण होता है, या कुछ उनके सात्विक विचार थे। मतलब जैसे बोलते हैं सात्विक राजसिक तामसिक 3 प्रकार के होते हैं, मतलब 3 ही प्रकार के विचार थे ऊर्जा विज्ञान में। तो डिपेंड करता है जी कि हम कोई भी कार्य कितनी पवित्रता के साथ कर रहे हैं, कितना हमारा। अब घर में यज्ञ क्यों किया जाता है जी, हवन क्यों किया जाता है, पवित्रता के लिए ही। अब खाना है तो उसको भी हमने उसी भाव से खाना है कि हम प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। अब गर्भाधारण करना है वो भी उसी भाव से करना है कि हमने एक दिव्य आत्मा की प्राप्ति करनी है जी। तो जितनी हमारी तैयारियाँ, जितना हमारा भाव और हर काम को अगर हम हवन और यज्ञ के समान करेंगे तो फिर परिणाम भी उतने ही पवित्र मिलेंगे। ये डिफरेंस है जी, आप जो ऊर्जा विज्ञान और अच्छे विचारों का और अच्छी संगत की जो बात कर रहे हो। आज अपन ऊर्जा विज्ञान की बात कर रहे हैं जी, इसके पीछे का जो साइंस है कैसे ऐसे हो जाता है, क्या ये समझना चाहेंगे? मैं अपने अवधूत जो मेरे गुरु हैं, हाँ समझाओ जी। मैं उनकी वाणी में कुछ समझाना चाह रहा हूँ। उनका ये बोलना है कि ये जो आपका शरीर है जैसे पंचभूतों से बना हुआ है, उसके बाद में इस शरीर का केवल यह जो पहला कोश है जो यह पंचभूतों से बना है, ये है अन्नमय कोश। और केवल यही आपका शरीर नहीं है, आपका शरीर जो है वो 5 कोशों से बना हुआ है। पहला कोश जो है ये अन्नमय कोश है, दूसरा जो कोश इसके ऊपर में है वो प्राणमय कोश है, उसके बाद का जो कोश है वो मनमय कोश है, उसके बाद का जो कोश है वो ज्ञानमय कोश है, और सबसे अंत में है आनंदमय कोश। हर एक व्यक्ति में जो है परमात्मा का वो अंश है और वो स्वयं भी परमात्मा है। वो जैसे जैसे इन कोशों की कितना को प्राप्त करता जाता है, उसके अंदर में जैसी प्यूरिफिकेशन आती जाती है, तो वो इन कोशों से कनेक्ट होते जाता है, और जो जितना कनेक्ट होता जाता है उसकी जो टेलीपैथी है उतनी पास हो जाती है। जैसे वो प्राणमय कोश में यदि वो एंटर कर जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसकी अपने शरीर की जो क्षमता है उससे वो कई गुना अत्यधिक क्षमता के बाद वो काम कर पाता है। यदि वो मनमय कोश से जुड़ जाता है तो वो उतने क्रिएटिव वर्क और उतनी दृढ़ इच्छा शक्ति से वो चीज़ों को कर पाता है। यदि कोई ज्ञानमय कोश से जुड़ जाता है तो वो साइंटिस्ट जैसे काम, डेवलपमेंट जैसे काम, किसी के बारे में कुछ बता देना, ये सारी चीज़ें वो कर पाता है। और यदि वो आनंदमय कोश में जुड़ जाता है तो वो भक्तियों में और वो साधनाओं में ये सब चीज़ों को भी लेके जाता है। जैसा अभी विक्रम जी ने बताया कि वो कोई अच्छी चीज़ वो जान जाते हैं, समझ जाते हैं। तो जो हमारा जो अवचेतन मन है ना, मन 2 तरह के, एक चेतन मन और एक अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसमें ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान जो है वो समाया हुआ है। यदि इस अवचेतन मन को हमारे चौथे कोश ज्ञानमय कोश से जोड़ दिया जाए तो ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान जो है वो वहाँ पर क्लाउड में ना पड़ा हुआ है। आप वहाँ पर जा करके केवल उस चीज को यदि सोचते हैं ना तो वो चीजें आपको अंदर में आ जाती है, ऐसा जो है बोला जाता है। इसलिए वो लोग जो है ना चीजों को कनेक्ट कर पाते हैं, वो अपने अवचेतन मन से उस ज्ञानमय कोश से जुड़े हो जाते हैं। इसके कारण जो है उस चीज़ को समझ लेते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें होने वाली हैं, किसी के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें होने वाली हैं, तो वो लोग बता पाते हैं। लेकिन उसके लिए दर्शन जैसे ऋषि हैं, उन्होंने इतने ग्रंथ लिख दिए, तो कैसे लिख दिए? तो उन्होंने ही बस इस साइंस को उन्होंने करेक्ट किया, अपने ज्ञानमय कोश को उन्होंने वहाँ जा करके ब्रह्मांड के ज्ञान को डाउनलोड कर पाए और डाउनलोड करके इतने सारे ग्रंथों को लिख पाए। बहुत अच्छे से समझाया जी, बहुत अच्छा बताया है। जैसे कि हमने अपने अनुभव में देखा
कि एक जो चिकित्सक है वो इतनी ईमानदारी से ट्रीटमेंट करता है कि जी उसके जो रोगी है ना, उसका प्रभाव भी उसके शरीर के ऊपर पड़ता है। अगर वो रोगियों को, जब हर रोगी ठीक होता है तो उसके शरीर का इफेक्ट अलग तरह का होता है, और जब रोगी उस ठीक ना हो पाते तो उसका प्रभाव भी उस समय शरीर पे देखने को मिलता है जी, जो चिकित्सा कर रहा है। अगर आप पूरी पवित्रता के साथ पूरा अंदर घुस के चिकित्सा करोगे ना जी, जिस काल में आप हर रोगी को ठीक करते चले जा रहे हो और आपका हर रोगी ठीक होता चला जा रहा है, तो आपकी एनर्जी लेवल एक अलग तरह का होता है। और जिस समय पे आपके पास कोई असाध्य या ऐसी बीमारी का रोगी आ गया कि अब वो ठीक नहीं हो पाएगा और वो चिकित्सा के दौरान ठीक भी नहीं हो पाता, उसका प्रभाव भी, वो एनर्जी भी, उसका असर भी उसके शरीर के ऊपर पड़ता है। कुछ समझ पा रहे हो जी? तो चिकित्सा मतलब ये काम नहीं है कि जी कोई भी आया दवाई दे दी वो कर दी। आप चिकित्सा किस भाव से कर रहे हो, कितना अंदर घुस के आप चिकित्सा कर रहे हो, आपके चिकित्सा का टारगेट क्या है। आपके चिकित्सा का टारगेट क्या है। हाँ, हमने ऐसा देखा है जी कि जिस काल में हर रोगी ठीक हो रहा है, जिस काल में एक एनर्जी फ्लो अलग तरह का होता है। अब वो रोगी कोई ठीक नहीं हुआ, भले ही वो असाध्य रोगी था, उसका रोग इस तरह का हो गया था कि वो किसी से ठीक नहीं होना था जी, लेकिन वो भी उस चिकित्सक को प्रभावित करके जाता है। तो हाँ जी, हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। जैसे जो बात विक्रम जी ने करी है ना, बहुत मतलब अंदर इनका टारगेट बहुत सुंदर लगा जी। और इस टारगेट से अगर भविष्य में कोई अच्छा सेटअप करके चिकित्सा करेंगे ना, जो भाव और उद्देश्य और पवित्रता आज इनके अंदर है, तो मैं ये देख पा रहा हूँ ये भी ऐसा ही महसूस करेंगे जी। जब इनके रोगी ठीक होंगे तो एक एनर्जी का फ्लो इनके पास अच्छा अलग तरह का रहेगा। और जब रोगी ठीक नहीं होंगे, चाहे वो रोगी अपने रोग के कारण ठीक ना हो, असाध्य रोग लेके आ गए है या लंबे समय से उस रोग के ऊपर उल्टी सीधी चिकित्सा होने के बाद वो रोगी आया चिकित्सा लिए ठीक नहीं हुआ, तो उस दौरान उसका इफेक्ट भी शरीर के ऊपर आता है जी, चिकित्सक के शरीर के ऊपर भी, जो मतलब आत्मा से घुस के चिकित्सा करता है। आजकल एलोपैथी वाले डॉक्टरों की बात नहीं कर रहे हैं, ये आयुर्वेद की, जो आयुर्वेद के डीप को समझते हैं, मूल को समझते हैं कि आयुर्वेद का टारगेट क्या है। विक्रम जी, इसको आप भविष्य में फील करोगे अगर आप चिकित्सा करोगे। तो जब रोगी ठीक हो रहे हैं और जब रोगी नहीं ठीक हो रहे हैं, तो दोनों समय में वो चिकित्सा के लिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपका सेम है, उसमें गड़बड़ी आपकी नहीं है, उसमें गड़बड़ी रोगी की है कि यार वो रोग असाध्य है या वो उस पर उल्टी सीधी चिकित्सा हो चुकी है। जब वो ठीक नहीं होगा उसका इफेक्ट भी आपके ऊपर पड़ेगा। जैसे गुरुजी कोरोना के खिलाफ मतलब बोलते थे, लोगों को समझाते थे, व्याख्यान देते थे, तो मतलब मन में मतलब ऐसे नेगेटिव रहता था कि कोई नहीं मानेगा, किसी को समझ में नहीं आ रही है, 3 घंटे बोला और ये फिर भी वैक्सीन लगवा लेते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही होता था गुरुजी, कोई मतलब समझता नहीं था। लेकिन जैसे मतलब अंदर से पॉजिटिव हुए ना कि मतलब समझेंगे, सब समझेंगे, गौर से सुन रहे हैं, मतलब बात तो हम आज भी वही बता रहे हैं, लेकिन अपने अंदर अपनी आत्मा को पॉजिटिव ऐसे किया कि मतलब लोग समझेंगे तो लोग उससे मतलब ज़्यादा ध्यान देकर सुनते हैं जी अब, और विश्वास भी करते हैं। मतलब जब कुछ थोड़ा भी हो गया ना तो उस पर मतलब विश्वास करते हैं। बस मैंने अपने मन में सोचा कि विश्वास करेंगे। पहले ये सोचता था कि मतलब ये तो ऐसे ही है, कोई नहीं समझेगा, सिर्फ गोरख सब समझ पड़े हैं, तो मतलब गोरख साधन है या फिर वो आयुर्वेद पर काम करते हैं, खेती पर करते हैं। लेकिन अभी मतलब सुनने वालों की संख्या भी बढ़ गई और मतलब समझने वालों की भी।
तो ये सब उन सारी ज्ञान का आधार है। हर व्यक्ति तो फिर भी नहीं समझेगा, लेकिन जिसकी संगत आप जैसी है, जिसके विचार आप जैसे है, वो जरूर समझ जाएंगे जी। हाँ जी बिल्कुल जी। और समझेगा भी वही, और हमने परेशान भी नहीं होना कि हर समझ रहे, क्योंकि हर एक के पास वो समझ ही नहीं है जी। उनको कैसे समझा लोगे? उनके लिए पहले उनको तैयार होना पड़ेगा। जैसे राजीव भाई बोलते थे ना कि जो अपने को गुलाम मानते हैं, मैं उन्हीं लोगों को आज़ाद करवा सकता हूँ। अब जो अपने आप को गुलाम मानते ही नहीं, जो स्वतंत्र है, तो उनको कैसे समझाया जाएगा जी? क्योंकि है तो गुलाम। तो प्रवीण ने सवाल किया था, उसका जवाब रेशम जी आप दो। इनका होम्योपैथी के ऊपर कोई सवाल था। प्रवीण जी सवाल दोबारा रिपीट करो। होम्योपैथी कौन सी साइंस में काम करता है? इसमें जैसे एलोपैथी में केमिकल बेस्ड दवाइयाँ रहती हैं, फार्मूला रहते हैं, आयुर्वेद में अपनी जड़ी बूटियों के रसायन रहते हैं। तो होम्योपैथी में एक होल के अंदर मतलब क्या सिद्ध करने का रेशम जी और अमित जी आप इनका जवाब दो। हाँ ये इसमें काम करता है, जो केमिकल है, तो सर फर्नीचर की तरह वो केमिकल को यूज करते हैं, उसकी पोटेंसी कम करके रखते हैं। जैसे उन्होंने कोई भी औषधि दी, जैसे अगर आप मान लो कोविड ले लिया, या फिर उन्होंने आयुर्वेद की औषधि दी, तो उसको क्या करेंगे, उसका वस्तु निकालेंगे, लेकिन उसके साथ वो केमिकल ऐड कर देंगे जो डाइल्यूट फॉर्म में, और इसकी पोटेंसी कम होगी। जैसे अभी हम खाते हैं, क्या बोलते हैं, अगर हम आयुर्वेद में देते हैं तो पहले शुद्ध करना पड़ता है। शुद्ध करने के बाद उसकी विधि काफ़ी प्रोसेस लंबा है, तो फिर उसको नक्शो अम्ल को बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, नक्शो अम्ल के साथ केमिकल भी ऐड करते हैं, जैसे उसकी पोटेंसी बाद में फिर बढ़ाते हैं। किसी का 100, किसी का 150, किसी का 200, ऐसे ऐसे उसमें केमिकल का बढ़ाते जाते हैं बाद में, ताकि वो कितना काम करेगा। तो केमिकल पे करती है काम। सॉरी, अमित जी आप कुछ बोलना चाह रहे हो? होम्योपैथी में ना वैसे किसी भी चीज का जो बेस होता है ना, वो आयुर्वेद की तरह औषधीय ही होता है, लेकिन उसके जो एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस है ना, वो अलग होता है। लड़ी लेने के बाद तो उसमें कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं, वो जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं ना, उनका ये एक्सट्रैक्शन ये लोग कर लेते हैं, और एक्सट्रैक्शन करके उसको ना डाइल्यूशन फॉर्म में, जैसा मुझे ने बताया, उसको ना प्रिजर्व कर देते हैं। डाइल्यूशन जो होते हैं इसमें भी अलग अलग पोटेंसी होती है, जीरो पोटेंसी होती है, और फिर उसकी अलग अलग पोटेंसी होती है। तो आयुर्वेद का जो आधार है और जो होम्योपैथ का आधार है, ये दोनों का आधार जो है ना, वो औषधियाँ ही है, पादप द्रव्य ही है, लेकिन उनको देने का जो तरीका है ना, वो काफी अलग है। तो होम्योपैथ को भी काफी सेफ माना गया है। होम्योपैथ की दवाएं काफी तीक्ष्ण भी होती है, आयुर्वेद की दवाएं भी उसी तरह से ही काम करती है, लेकिन जिनका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है ना, वो काफी अलग हो जाता है। ये लोग आज भी सबको नहीं समझते। ये लोग केवल ना मतलब अपनी जो मेडिसिन है उनका डोज फिक्स होता है, उनकी करीबन 5000 मेडिसिन है, वो 5000 मेडिसिन में वो लोग उसी के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में काम करते हैं। इनका होम्योपैथ का ना एक और सेगमेंट है, इसको बोलते हैं बायोकेमिक। बायोकेमिक में ना 8 तरह के सॉल्ट होते हैं, नमक, उस सॉल्ट से वो एक मिनट उनके पास ना 8 तरह के सॉल्ट होते हैं। बायोकेमिक उनका एक चैप्टर, उसमें वो गुणों पर आधारित चिकित्सा करते हैं, जिसके जो गुण बड़े होते हैं ना, उस तरह के सॉल्ट को कम या ज़्यादा करके मिला देते हैं, 2 तरह के 3 तरह के सॉल्ट को या 4-5 तरह के सॉल्ट को, जिससे वो ना गुण जो है बैलेंस होते हैं और वहाँ पर उनका पेशेंटों का ट्रीटमेंट होता है। तो ये होम्योपैथी में 2 तरह के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चलते हैं। आजकल तीसरा एक और चल रहा है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी। वो मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आता है, उसका आधार क्या है। पैरामेडिकल के बहुत सारे कोर्सेज आजकल उसमें चल रहे हैं, बट मैं उस बेसिक से कन्विंस नहीं हूँ बिल्कुल।
अब जैसे, हाँ जी बोलो। एक बात और है यहाँ पे गुरु जी, अगर हमारे से कोई आयुर्वेद औषधि रिएक्शन करती है, रिएक्शन माने हमने किसी का कोई दूसरे का शरीर है तो हमने गर्म औषधि दे दी, तो वो क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, उसकी गर्मी को बढ़ाएगी, तो पता चलेगा भाई हमें ये गलत औषधि हो गया। लेकिन होम्योपैथी में ऐसा नहीं, वो अगर जिस पोटेंसी से रिएक्शन हुआ तो उसी पोटेंसी से ठीक होगा, वो दूसरी पोटेंसी उसका तोड़ ही नहीं, तो उसके प्रभाव जब भी ज़्यादा होते हैं अगर वो रिएक्शन करके वो ज़्यादा नुकसान करती है आयुर्वेद के बराबर है। हाँ जी। कई स्थानों पर ना उसका जो रिजल्ट होम्योपैथी का बहुत परफेक्ट आता है, यदि डायग्नोसिस सही है और हम यदि ना वात को अब समझ गए हैं ना, तो जितना अच्छा परिणाम हम लोग आयुर्वेद में ले सकते हैं, उतने ही अच्छे परिणाम यदि हमने होम्योपैथी को पढ़ा है प्रॉपर ना, तो वहाँ पर और ज़्यादा अच्छा लिया जा सकता है। जैसे पथरी है, पथरी के केस में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है होम्योपैथी में, मतलब कुछ घंटों में ही आप पथरी को तोड़ के आप पार कर सकते हैं। यदि अपन ने अब वात पित्त कफ समझ लिया है, पेशेंट की प्रकृति समझ गई है, तो डोज का निर्धारण कर पाएंगे और पथरी निकल जाती है। एक और मेरा एक्सपीरियंस है जी, जब एसिडिटी में मिक्सोसिट नाम से दवाई आती है होम्योपैथी की, वो एसिडिटी पे बहुत अच्छा काम करती है। प्रैक्टिकल है ये पता नहीं मतलब उनके हिसाब से सिलेक्ट करके ये लोग ने कैसे दी थी। और एक बच्चे के लिए भी गाइड किया है कि दांत निकलते टाइम कैलकेरिया नाम की दवाई आती है, वो देना रहेगा। ये हाँ, चूने से बनती है, कैलकेरिया चूने से बनती है, और फिर हाउसिंग आयुर्वेद बेस है तो सिसिट्राइड के लिए वो सेफ रहेगी, देना सेफ रहेगा 6 महीने बच्चे को। आप उसको आप चूने का पानी क्यों नहीं दे रहे? पहली बात अगर दिक्कत है तो बच्चा तो बता नहीं पाएगा, और 3 दिन में तो सुनना ही पड़ता है, इसीलिए आप ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, क्या है इसका जो जन्म है ना होम्योपैथी का, वो हुआ है जर्मनी का। ठीक है, ये जो पैथी है ना, ये एक्चुअली उनकी पैथी वहाँ के तासीर के हिसाब से, वहाँ के लोगों के हिसाब से, वहाँ पर प्राप्त होने वाली जो पादप द्रव्य है उनकी। यहाँ इंडिया में हम लोगों ने उस चीज़ को अडॉप्ट किया हुआ है। जैसे आयुर्वेद ये हमारी भारतीय पद्धति है, यहाँ पर ही वो सारी ऋतुएं होती है जो कहीं नहीं होती है, तो इसका जो परफेक्ट उपयोग है वो हम लोग वैसे ही होम्योपैथी का उपयोग वही लोग परफेक्ट कर सकते हैं, वही लोग समझ सकते हैं, क्योंकि वहाँ के राज्य की, वहाँ के क्षेत्र की प्रकृति के हिसाब से वो बनी हुई। प्रवीण जी बच्चा कितना छोटा है? प्रवीण जी बच्चा कितना छोटा है? 6 महीने का जी। तो आप बच्चे को दवाई ना दे के माँ को दवाई दो, ताकि वो दूध के थ्रू बच्चे में जाएगी। मतलब क्या समस्याएं आएगी दांत निकलते समय? जैसे बच्चा रोता है या फिर दांत बार चबाता रहता है या हाथ चबाता रहता है, कोई भी खिलौना दे तो उसको चबाता रहता है, वो बुखार भी आता है, ऐसा कहते हैं, लूज मोशन भी लगते हैं। हाँ, ये सब समस्याएं हैं। उसके लिए प्रिवेंशन पहले कुछ कर सकते हैं क्या, या फिर वो सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट भी करेंगे लाइफ में? नहीं, सिम्टम बेस नहीं करेंगे जिसमें इसमें एक तो अगर गर्मियों का टाइम चल रहा है, बच्चे को माँ के दूध में हरड़ घिसा के दो, आप एक काम तो ये करो। और दूसरा क्या करना है जी, हाँ देखो, सांडू कंपनी ने प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के बाद और बच्चों के लिए बहुत शानदार काम कर रखा है जी। प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के समय और डिलीवरी के बाद और बच्चों के लिए इनका सांडू कंपनी का बर्बन टोरेन सिरप आता है जी। जैसे ही बच्चे को दांत निकलेंगे तो आपको सिम्टम क्या मिलेगा कि बच्चे को दस्त लगना शुरू हो जाएंगे जी। तो जिस समय दांत निकलेंगे, दस्त लगना शुरू होंगे, तो उस समय बच्चे को ज़्यादा दस्त ना लगे, बच्चे को ज़्यादा बुखार ना आए, बच्चा ज़्यादा कमज़ोर ना हो। और यहाँ पे जब हम शरीर उत्तर स्थानम के पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय, ये केवल बच्चों के लिए ही है जी, जब वहाँ पे पढ़ेंगे तो ऐसा माना जाता है कि जिस तरह से बुखार में हर एक अंग प्रभावित होता है, वैसे ही जब बच्चों के दांत निकलते हैं ना जी, तो केवल दांत नहीं निकल रहे, शरीर का हर एक अंग प्रभावित होता है बच्चों का।
वो जो पीड़ा फील करता है बच्चा, हर एक अंग में पीड़ा फील करता है उस समय, इसलिए सिर को दीवार पे मारना या दांत चबाना, ये सब जो भी एक्टिविटी वो करता है, मुंह में कोई खिलौना लेके चबाना, तो वहाँ पे बर्बनटोरेन सिरप आता है सांडू का। तो जैसे ही आप बच्चे को लगने लगे दस्त, तो उसी टाइम से आप उसको दे दो। दिन में 2 टाइम दे दो, ज़्यादा जरूरत पड़े तो 3 टाइम भी। हालांकि हमने अपने बच्चे को केवल 2 टाइम ही दिया। उससे क्या होगा, बच्चा पोटी तो कई बार ही करेगा लेकिन वो बंद के आएगा और दस्त टाइप नहीं आएगा, परेशान नहीं होगा जी। और उस दवाई को आप पिला रहे हो तो थोड़ा सा उसका लेप दांत पे भी लगा दो, तो दांत अच्छे भी आएंगे, जल्दी भी आएंगे और बच्चा उस समय परेशान नहीं होगा जी। बर्बनटोरेन सिरप को अपने घर पे रखना है। जिस समय बच्चे को दांत निकलेंगे या जाड़ निकलेगी उसको दस्त लगेंगे जी, बस दस्त लगेंगे उस समय आप दे दो। वो पोटी तो अगर नॉर्मली एक बार कर रहा है तो 4 बार ही करेगा, लेकिन बंधा हुआ मल ही आएगा, परेशान नहीं होगा बच्चा। समझ गए होम्योपैथी तो लेने की नीड नहीं रहेगी। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि इनमें ये होता है प्रिजर्वेटिव, सोडियम मिथाइल पैराबेन, सोडियम, जैसे ये केमिकल होता है जी बनाने के लिए। ये अमित आप बताओ, ये सब डालने क्यों जरूरी है, क्या नियम है, सरकार ने क्या पॉलिसी बना रखी है? ये प्रिजर्वेटिव, वैसे जो नेचुरल प्रिजर्वेटिव होता है ना आयुर्वेद में, वो होता है शुगर बेस्ड होता है या सॉल्वेंट होता है या गुड़ होता है। इनमें प्राकृतिक गुण होते हैं कि वो सिरप्स को लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं। आयुर्वेद में एक और पद्धति होती है आसव चढ़ाना और अरिष्ट चढ़ाना। आसव और अरिष्ट से क्या होता है कि उसमें उसको कुछ समय तक अंधेरी स्थान पर और जमीन के अंदर में लकड़ी के पात्रों में रखा जाता है सिरप्स को, जिससे कि कुछ परसेंट लगभग 10-11% तक जो है वो एल्कोहल जनरेट हो जाता है, फर्मेंटेशन हो जाता है। इससे भी आपकी औषधियाँ जो है प्रिजर्व हो जाती है। लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी में क्या है, जब हम लोग किसी भी काढ़े को उबालते हैं सिरप बनाने के लिए और वहाँ पर उसको उबाल दिया, उसके बाद भी यदि उसको 3 साल तक हमको प्रिजर्व रखना है तो हमें कुछ न कुछ उसका बेस देना पड़ेगा। या तो हम शुगर का बेस देते हैं, यदि वो शुगर फ्री बनाना है तो सॉल्वेंटॉल का बाथरूम में बैठे, और उसके साथ में हमको ये बाथरूम में चले जाओ। प्रिजर्वेटिव है उसकी एक मात्रा डिसाइडेड है FDA से, उस मात्रा में डालना ही पड़ता है, तो ही वो 3 साल के लिए स्टेबल रहेगा। यदि हम नहीं डालेंगे ना तो वो 3 महीने 6 महीने साल भर 2 साल में कभी ना कभी सिरप जो है वो खराब हो जाएगी, उसमें फंगस शरीर के लिए ये हानिकारक है। लेकिन उस सिरप को प्रिजर्व करने के लिए ऐसा गुरुजी मैंने चूने के पानी के ऊपर भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखा था। एक खुद के बच्चे के दांत जब निकल रहे तो पानी में मिला के और उनकी मतलब किया तो पता ही नहीं चला, बच्चे को दिक्कत हुई नहीं, अच्छे से उन्होंने दांत निकाल के और कुछ नहीं, दांत में दस्त लगे ना उन्हें माँ को जरूर दे सकते हो और बच्चे को भी, अगर रेशम जी ने प्रैक्टिकल किया है तो आप बच्चे को भी दे सकते हो। और चूने का पानी माँ को जरूर दो जी आप। और दूध पलटता है जी बच्चा, कोई भी औषधि से ठीक है और चूने का पानी तो उसी दिन से ठीक हो जाता है, लेकिन वो पानी को मिला के उल्टी के लिए बच्चा दूध मात्रा देखिए 2-3 बूंद देना है पानी में मिला करके, या माँ का दूध चम्मच में डाल के उसको बच्चे को। ठीक है, ये जो मैंने होम्योपैथी का सवाल किया और जो भी पूछा था, 1 मिनट रुकना जी, 1 मिनट रुकना प्रवीण। इसमें चूने का कैसे, मतलब कितनी मात्रा में आपने चूना भिगोया, पानी कैसे तैयार किया रेशम जी? ये गुरुजी 1 किलो चूना देना है आपने और इसमें 7 किलो पानी देना है। ठीक है, उसको मिट्टी में डाल देना है और उसका जब उसमें उबलेगा पानी तो तब तक उसको खुला रखना है ताकि उसकी गैस ऊपर से निकल जाए। जैसे वो ठंडा हो जाता है उसको से ढक देना है और साथ में सुबह शाम एक लकड़ी के डंडे से उसको खोलना है, तो साथ में देखिए फिर उसका चूल्हे का पानी उसको हिलाना नहीं है, बिल्कुल इसे झाड़ देना है ताकि जैसे थोड़ी बहुत कभी आ रही तो दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं आती तो उसको छान देना है कपड़े से और फिर इसको कांच की बोतल में रख समझिए इसको मिट्टी के बर्तन में बनाना है, इसका जो लकड़ी की है डंडे से लगाना जी, मटके में इसको भिगोना है। इसकी क्वांटिटी है 1
तो उसी में से ड्रॉप देनी है बच्चे को 2 या 3 ड्रॉप। हाँ जी, 2 या 3 ड्रॉप देनी है। अगर बच्चा 10 से 12 साल का तो उसको 1 चम्मच भी दे सकते हैं आप। इसके ऊपर मैंने मुझे एक बहुत अच्छा रिजल्ट देखा है, किसी बच्चे की टंगरी फ्रैक्चर हो गई, उसको सर्दियों में दर्द रहता था, तो मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखा दिया लेकिन वो कहीं पास नहीं हुई। तो मैंने सिर्फ उनको चूने का पानी दिया, और मैंने मेरा दोस्त है वो हल्दी उगाता है जैसे का, तो सिर्फ मैंने ये 2 चीज़ें दी, एक चूने का पानी और हल्दी। तो उसने 3 हफ्ते दिया और उसी से ठीक है, अभी तक कोई दर्द नहीं, सर्दी नहीं करती, कोई परेशानी नहीं। दूध में डाल के हल्दी और उसी में चूने का पानी, अगर चूने का पानी दूध में दो तो बहुत अच्छा है। ये बताते हैं ना यूट्यूब पे खराब हो जाता है, ये पलट जाता है, ऐसी बात नहीं, वो किसी ने गलत बोल दिया। इसका तो कॉम्बिनेशन ही बहुत अच्छा बनता है, दूध में भी कैल्शियम है और चूने में भी कैल्शियम है, तो ज़रा है तो बहुत अच्छी चीज़ है। ये लेके देखना अपने प्रैक्टिस में बहुत बढ़िया काम कर रहा है। हड्डियों के ऊपर जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही या जिनकी हड्डियाँ दर्द करती हैं, एक चीज जैसे किसी को गांठ हो जाती है ना, कहीं अंदर गांठ, जिसका मतलब अंदर फुंसी टाइप नहीं होती, वो वैसे अंदर गांठ होती है, उसमें मैंने दिया किसी एक पेशेंट को, जैसे कोई दोस्त था 1 साल तक लगातार चूना, तीखण पाचन उसका ठीक था, ये पता चला कि तीखण पाचन करना पड़ेगा, तो वो गांठ पिघल जाती है जी, गर्दन पे थी अंदर ही। इसमें ये देखना होता है कि उसका पेशेंट पथरी वाला ना हो, पथरी ना हो उसके प्रेजेंट के टाइम। और दीपन पाचन अच्छा हो। हाँ, अच्छा हो तो बहुत अच्छा, और लीवर के ऊपर बहुत बढ़िया काम करता है, ठंडा होता है काफी, जिसकी गर्दन में बहुत अच्छा है। निशित जी, हाँ जी। ये जो चूने का पानी दूध में बताया, तो दूध को कैसा, मतलब पहले आप गर्म कर लेंगे और उसके बाद में थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा तब चूना मिलाया जाएगा, या किस वक्त मिल जाएगा? ये चूना नहीं मिलाना, चूने का पानी नॉर्मल, जब जैसे पीने योग्य हो जाए, आप थोड़ा नॉर्मल पीते हो ना, थोड़ा गुनगुना रहता है, तो तब आप उसमें डालो, आधा चम्मच डाल सकते हैं, बड़े हैं तो 1 चम्मच, आधा चम्मच, बच्चे हैं तो 6 ड्रॉप या 3 ड्रॉप बहुत। रेशम जी, जैसे 13 साल से बड़े बच्चे को तो डायरेक्ट चूना ही दे देते हैं, शायद क्या गलत है जी, मैं दे देता हूँ। डायरेक्ट चूना नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से इतने छोटे बच्चे, क्योंकि देखिए चूना जैसे हम डालेंगे ना, बनाएंगे तो उसमें बहुत सारे पत्थर कंकर भी होते हैं, हाँ तो जी, आप प्रॉपरली साफ नहीं कर सकते, छोटे मोटे कंकर पत्थर आ ही जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये चूने का पानी देना सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें तो धोने चाहिए, तो धूल पूरे चूने के पानी में आ जाते हैं। अगर आपने चूना देना है तो आप बड़े को दे सकते हैं, जिनके शुक्राणु देना, जैसे कि ये ने बताया था गड्ढे के लड़के, वहाँ धूल लगाओ। जी। और अंत में क्लास ख़त्म करते करते बात जो चली है ना जी, कि होम्योपैथी सेफ है या कितनी सेफ है। अब आयुर्वेद में तो क्या है जी, हर बीमारी में आधार है कि आपने आयुर्वेद के पास तो सबसे बड़ी खासियत ये है जी, शास्त्र है कि आपने शास्त्रोक्त चिकित्सा करनी है किसी भी बीमारी में, जैसे शास्त्र में बोला गया। अब होम्योपैथी क्या है, बुखार में पहले ही दिन बुखार उतारने का काम करती है जी। आयुर्वेद क्या करेगा, शास्त्र क्या बोल रहे हैं कि 2 दिन लंगन पे रखो, जब तक अग्नि में बल ना आए तब तक लंगन पे रखो। तो ये डिफरेंस है जी कि आयुर्वेद के पास पूरा शास्त्र है, और जब आप इस ग्रंथ को डीपली समझ जाओगे ना जी, मतलब एक तरह से वो दिव्य दृष्टि आ जाएगी कि आप, क्योंकि आप हर इस ग्रंथ को पढ़ लोगे तो हर बीमारी की आपको साध्य, असाध्य और व्याप्यावस्था पता चल जाएगी। आप रोगी से बात करके उसकी बीमारी का समय, उसकी समस्याएं पूछ के या उसके शरीर को देख के भी ये बता पाओगे कि भाई अब आप ठीक होने वाले हो कि नहीं होने वाले हो। इतनी दूरदर्शिता आप लोगों के अंदर आ जाएगी कि रोगी के शरीर को देख के ही आप पहचान लोगे कि ये रोगी ठीक होने वाला है कि नहीं है। तो आयुर्वेद सेफ इसलिए है, हालांकि आयुर्वेद भी आपने देख ही लिया, अगर प्रकृति के विरुद्ध होगे, गुणों के विरुद्ध होगे तो सेफ नहीं है जी। तो ऋतु, प्रकृति, वातपित्त, कफ दोष और इन सब का बैलेंस बना के और फिर औषधि दोगे तो ही सेफ है जी आयुर्वेद। तो आयुर्वेद पूरा शास्त्रोक्त चिकित्सा करता है जी। आयुर्वेद में हर बीमारी की साध्य, असाध्य और व्याप्यावस्था दी गई है कि कितने दिनों तक क्या स्थिति रहेगी, कब तक मरीज ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। परवीन जी, जो आपका डिफरेंस था वो डिफरेंस है आयुर्वेद और होम्योपैथी। हाँ जी, समझ
हाँ जी। वहाँ पे हम गए थे तो बच्चे के लिए उन्होंने कलकरिया ये कलकरिया जो दवाई होम्योपैथी ये बोला जिन्होंने, उन्होंने आयुर्वेदिक विकल्प नहीं दिया कोई भी। तो आयुर्वेद में विकल्प है जी, सांडू वाला बर्बन टोरेन भी बहुत अच्छा है, और जो ये रेशम जी ने इन्होंने प्रैक्टिकली किया है। हाँ जी। हमारी क्लास बहुत एडवांस लेवल पे हम आयुर्वेद पढ़ रहे हैं। इवन तो चंडीगढ़ का मेन आयुर्वेदिक कॉलेज वही कहा जाएगा क्योंकि सबसे बड़ा वही आयुर्वेदिक संस्थान है, जैसे पीजीआई होता है ना उस तरह से वहाँ पे क्लासेस होती हैं। वहाँ पे भी जो डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं सालों से, उनको भी पूरा ज्ञान नहीं है जो जिस तरह का ज्ञान हम यहाँ पे ले पा रहे हैं। ये क्लास हमारी बहुत एडवांस लेवल पे चल रही है। सब इसके लिए बहुत धन्यवाद है जी आपका। और आप सभी का भी धन्यवाद है कि आप रेगुलर सभी क्लास को लगा रहे हो। बस अच्छे से पढ़ो और नोट्स बनाओ जी। आप तो जब पूरा शास्त्र को पढ़ लोगे ना जी, रोगी को देख के बता दोगे कि ये ठीक होगा कि नहीं होगा और कितने दिन में ठीक होगा, या उसको साध्य बोल दोगे या असाध्य बोल दोगे, आप भ्रम में नहीं रखोगे किसी को। और आयुर्वेद पूरी तरह से शास्त्रोक्त है, समय बताया गया कि किस समय कब क्या करना है। अब बुखार में ही देख लो आप, एक लड़का था, मैं आज टाइम हो गया, कल इस पे डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। 1.5 महीने का बच्चा था, 1.5 साल का बच्चा था जी, बुखार हो गया, होम्योपैथी दी ऐसे ही सोच के कि सेफ है। अब आयुर्वेद में डिटेल समझ नहीं है लोगों को, तो देते चले गए, बुखार दब ठीक नहीं हुआ, फिर दूसरे होम्योपैथी डॉक्टर के पास ले गए, उसने फिर से ट्राई करी, ठीक नहीं हुआ, फिर तीसरे के पास ले गए। उस बच्चे को जी जलोदर रोग हो गया, जलोदर, पेट में पानी भर गया, और चलता 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 ये चलता चला गया। फिर उसको इधर उधर प्रेशर पड़ा रिश्तेदारों का, ये वो, एलोपैथी में दिखाया, वहाँ पे रोहतक पीजीआई में एडमिट किया जी। इतना पोजीशन ये होगी, डॉक्टर ने वहाँ इंजेक्शन वगैरह लगा दिए और उसके चेहरे पे सूजन आ गई जी, तो वो केस बिगड़ गया। वहाँ से तो माता पिता ही ज़बरदस्ती निकाल के ले आए जी। फिर यहाँ बच्चे वाले को इधर उधर दिखाया, आखिर में ये बोले जी हिसार जहाँ बच्चों का चाइल्ड स्पेशलिस्ट था कि भाई इसका हमने एक बार लीवर का टुकड़ा लेके देखना पड़ेगा, फिर हम बता पाएंगे इसमें क्या है। उनको समझ ही नहीं आ रहा जी क्या हो रहा है, और आयुर्वेद में कोई भी देखते ही बता देगा कि इसको जलोदर है जिसकी चिकित्सा करनी है। तो उस लड़के को क्या हुआ, फिर वहाँ माता पिता को बोले कि भाई हम टुकड़ा लेंगे और चेक करेंगे और इसमें खतरा भी है, तो वो वहाँ से भी आ गए जी। फिर आखिर में बहुत जद्दोजहद के बाद वो आयुर्वेद में आए जी, और उनका बच्चा 2 महीने में पूरी तरह से ठीक हो गया। यानी कि बुखार में हम क्या मानते हैं जी कि आयुर्वेद की तो समझ है नहीं, होम्योपैथी ले लो जी, सेफ है, बिल्कुल भी सेफ नहीं है जी, क्योंकि आयुर्वेद के पास एक शास्त्र का आधार है, उनके पास शास्त्रों का आधार नहीं है। जी टॉपिक डिस्कस हो गया जी, क्योंकि कौन सी पैथी हमने चूज करनी है ये भी हम पेशेंट को गाइड कर सकते हैं। अभी आयुर्वेद का आधार बताएंगे, होम्योपैथी और एलोपैथी का सबका आधार बता के, और हमारे जैसे इंडियन जो भी ये पेशेंट है उन पे कौन सा सबसे सुटेबल है और नेचर के साथ मैच करता हुआ फिर ग्रंथ के अनुसार चिकित्सा इसी से ही संभव है। ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक डिस्कस हो गया, क्योंकि होम्योपैथी में ब्लाइंडली फेथ करते हैं लोग, इसमें तो कोई केमिकल नहीं है और ये भी मतलब सेफ है, ये ट्रीटमेंट के पीछे ब्लाइंडली चले रहते हैं। जैसे आपने केस बताया वो इतने टाइम तक वो उसके पीछे लगे रहे होम्योपैथी के, तो ये भी पेशेंट हो सकता है। यही सोच के उन्होंने ट्रीटमेंट लिया जी कि होम्योपैथी है, सेफ है, बुखार की चिकित्सा कर लो। अब बुखार का तो आपने पढ़ लिया है जी, आयुर्वेदिक मेडिसिन भी दोगे पहले दिन दबाने वाली, तो वो भी खतरनाक है बुखार में। तो फिर बच्चे को वो वहाँ केवल बुखार दबाने से और इस तरह की संप्राप्ति बन गई जी। वो मतलब किस्मत अच्छी थी कि किसी तरह से वो आयुर्वेद में आ गए और बच्चा बच गया, नहीं तो जी आमतौर पे जिनको समझ ही नहीं है, हालांकि उनके पिता को थी लेकिन फिर भी उनके ऊपर प्रेशर था रिश्तेदारियों का यहाँ वहाँ कि आप छोटे बच्चे को आयुर्वेद में ना लेके जाओ। तो ये चीज़ें हैं जी आयुर्वेद में, और ख़ासकर जी गर्भावस्था के लिए, डिलीवरी के बाद बच्चे के लिए बहुत शानदार योजना है जी कि किस महीने में क्या क्या देना है, जिस समय बच्चे के अंग बन रहे हैं उसके हिसाब से बहुत डिटेल साइंस है जी आयुर्वेद। एक बात और बीच में थोड़ी सी जोड़ना चाहूँगा कि देखिए आप अपने मन में शंका मत रखिए, जो हमारा आयुर्वेद है ये बहुत महान है, बहुत एडवांस लेवल का है। जब दुनिया बुखार की चिकित्सा नहीं कर सकती थी तब यहाँ पे सर्जरी हुआ करती थी यहाँ, और दुनिया तो आज भी नहीं कर रही जी बुखार की चिकित्सा। हाँ जी वही बोलो जी। और आप देख लो कि कुछ सिलेक्टेड ही आयुर्वेद में कितने लोग होंगे जो मतलब लंगन, दीपन, पाचन, इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं। ये
साइंस पूरी जो स्पेस पे है मरीजों को बीमार ही रखना है, तभी तो उनकी कमाई होगी जी। बीमार नहीं रखने लगातार बड़ी बीमारी। अब खतरनाक डेंगू जैसे जिसमें प्लेटलेट्स 10,000 15,000 आ गई है जी, उनको भी आप अपने घर पे, उनके खुद पे घर पे बिल्कुल सेफली तरीके से ठीक कर सकते हो। हाँ रेशम जी बोलो। हाँ जी गुरु जी, ये देखिए अभी जो बात है, अभी इन्होंने पूरा प्री प्लान कर रखा है। अगर किसी को डायबिटीज के इन्फेक्शन है चाहे नहीं है, हाँ तो पहले बोलते थे इतने बंदे डायबिटिक है और इतने प्री डायबिटिक है, ये प्री डायबिटिक वाला सिस्टम शुरू हुआ है। तो ये पहले इन्वेस्ट करते थे, इन्होंने मतलब ये फीचर बना रखा कि इस साल में हमने हार्ट के पेशेंट इतने निकालने हैं, डायबिटीज के लिए निकालने हैं, कैंसर के लिए निकालने हैं। बड़ी इंडस्ट्री है, बड़ी जैसे इंडस्ट्री में काम करते, फैक्ट्री में काम करते हैं, सारी इनकम ये रहेगी, उस तरह की इनकम होती है। ये सब जब आप फैक्ट्री में आओगे ना तो तब देखना आपको ऐसे पेशेंट मिलेंगे जिनको ये डायबिटीज की दवाई की जरूरत नहीं है और वो खा रहे हैं, उसी से वो हार्ट की डायबिटीज बना दिए जाते हैं, वो मतलब तैयार किए जाते हैं पेशेंट। यही बात बिल्कुल सही बात। और ऐसे थोड़े दिन पहले मेरे पास पेशेंट आया, वो पुलिस में था, तो उसको पाँव मुक्ति की समस्या थी। तो जब डॉक्टरों के पास गया तो उन्होंने बोला उसको शुगर टेस्ट कराने के लिए, अगर वो करवा देता तो उसको बोल देते भैया आप डायबिटीज हो, लेकिन वो अभी अपने पास एक ही हफ्ता उसको वेट कर देंगे, तो वो बिल्कुल सही है। जहाँ वो 5-5, 6-6 बार जाता था पेशाब को करने के लिए, तो वो नॉर्मली 1 या 2 बार जा रहा है। तो ये दिक्कत है, अब सही समझते नहीं। तो सभी साथी अच्छे से पढ़ो जी, मन लगा के पढ़ो, आप अपने अपने लेवल पे एक बहुत बड़ा संस्थान बन सकते हो जी आयुर्वेद का, आप सभी। और समय मिलेगा आगे जब पढ़ेंगे तो बच्चों पे गर्भावस्था में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे जी, बहुत शानदार अच्छी आयुर्वेद है जी कि बच्चों को कैसे उनके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए।